नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी फेमस नोवेल किस्मत का खेल के राइटर अनुराग कुमार जीनियस जी ने भेजी है, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 31 दिसंबर की वो बेहद सर्द रात थी। एक छोटा और बेहद खूबसूरत सा हिल स्टेशन था, काशीपुर, जो घने कोहरे से ढका हुआ था। पेड़ पर्वत सभी कुछ सफ़ेद कोहरे में लिपटे हुए जान पड़ रहे थे। कोहरे की वजह से अंधेरा और घना था। भीषण ठंड पड़ रही थी। ऐसे में जब बर्फीली हवा चलती थी तो हड्डियां तक कांप जाती थी। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। काशीपुर के उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर खामोशी पसरी थी। तभी रेलगाड़ी की एक तेज हॉर्न सुनाई दी। कोहरे में रेलगाड़ी की तेज रोशनी भी टिमटिमाती हुई सी प्रतीत हो रही थी। ट्रेन के हॉर्न की आवाज ने वहां पसरी गहरी खामोशी में खलल डाली और फिर देखते ही देखते धड़धड़ाती हुई सी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। प्लेटफॉर्म पर वैसे तो कोई शोर शराबा नहीं था, जैसा कि हमेशा होता है, क्योंकि ट्रेन से बहुत कम ही लोग उतरे थे। उस ट्रेन का वो अंतिम पड़ाव था, शायद इसीलिए भी। उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी के बाहर कुछ पुलिस वाले अंगीठी के पास कुर्सियां डाले बैठे थे। बीच में रखी अंगीठी में गर्म कोयला था, जिससे वे लोग सर्दी दूर कर रहे थे। तभी एक सिपाही चौकी की दूसरी तरफ बने बाथरूम से हाथ धोकर निकलते हुए बोला, अरे ऐसी ठंड में तो धोने का मन ही नहीं करता। और वो रुमाल से हाथ पोंछते हुए उनके पास आकर खड़ा हो गया। बाकी सब धीरे से मुस्कुराए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। जरा एक चक्कर लगाकर आता हूँ, वो सिपाही बोला और ट्रेन की ओर बढ़ गया। अरे मनोज और गोविंद गए हैं, तुम हाथ सेको रतनलाल। चौकी इंचार्ज विजय मुस्कुरा कर बोले, पर रतनलाल ने शायद सुना नहीं और लंबे लंबे डेग भरता हुआ प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ गया। ट्रेन आगे जाकर मुड़कर दूसरी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो रही थी, सुबह वापस जाने के लिए। रतनलाल प्लेटफॉर्म पर जाकर टहलने लगा। तभी प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर पेड़ के नीचे कुछ देखकर वो उस ओर ही बढ़ गया और जब पेड़ के नजदीक पहुंचा तो उसने सिपाही मनोज को बेंच पर बैठे शख्स पर झुके हुए पाया। क्या बात है मनोज? रतनलाल नजदीक पहुंचकर पूछा। ये मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, मनोज ने फौरन असमंजस भरे स्वर में कहा। कौन है ये और तुम्हारी किस बात का जवाब नहीं दे रहा? रतनलाल ने फिर से पूछा। किसी बात का नहीं, मैंने उसे यहाँ बैठे देखा तो सोचा बता दूं कि प्रतीक्षालय में जाकर बैठे, वहां सर्दी कम लगेगी, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मनोज ने कहा। देखूं तो लंबा चौड़ा 35 वर्षीय रतनलाल ने फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़कर उस शख्स की जांच शुरू कर दी। रतनलाल ने भी कई बार उस बेंच पर बैठे इंसान को आवाज दी, पर वो कुछ बोला ही नहीं। कहीं मर तो नहीं गया इस सर्दी में? पीछे खड़े मनोज ने शंका जताई। फिर रतनलाल ने चेक किया और बोला, लगता तो है, मैं साहब को बुला कर लाता हूँ, मनोज ने जल्दी से कहा और लंबे लंबे डेग भरते हुए जीआरपी चौकी की तरफ बढ़ गया। फिर तुरंत ही वो वापस लौटा। तब उसके साथ इंस्पेक्टर विजय, सब इंस्पेक्टर जगेंद्र और 2-3 सिपाही भी थे। इंस्पेक्टर विजय की उम्र लगभग 40 के आसपास की होगी। वो एक बेहद
चुस्त दुरुस्त शरीर के मालिक थे, पर पेट हल्का सा निकला हुआ था। चेहरे पर पतली मूछें रखते थे। क्या हुआ? वहां पहुंचकर विजय के मुंह से निकला। ये शायद मर गया। वहां मौजूद रतनलाल ने जवाब दिया। विजय ने भी बेंच पर सर टिकाए बैठे शख्स की जांच की। ये तो सच में मर गया। अभी कुछ मिनट पहले ही तो ट्रेन से उतरा था और इतनी जल्दी मर भी गया, विजय ने आश्चर्यजनक अंदाज में कहा। कड़ाके की ठंड ने बेचारे की जान ले ली। देखने से ही गरीब लगता है। इसके पास तो ठीक ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, पीछे खड़े मनोज ने कहा। बेंच पर लेटे शख्स ने साधारण सा पैंट शर्ट और हाफ बाजू का स्वेटर पहन रखा था। गले में मफलर पड़ी थी। इसकी तलाशी लो, देखो शायद कुछ मिले जिससे उसकी पहचान हो सके, विजय ने कहा। और एक सिपाही ने मृत आदमी के कपड़ों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ भी नहीं है। तलाशी लेने के बाद सिपाही बोला, कुछ भी नहीं है? पैसे, रेल टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है, जबकि होनी तो चाहिए। इसके पास बैग, झोला, सामान वगैरह भी तो दिख नहीं रहा है, विजय ने पूछा। पास में खड़े दूसरे सिपाही ने कहा, लगता है दुनिया में एकदम अकेला था बेचारा। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। विजय को भी उससे हमदर्दी होने लगी। फिर विजय के कहने पर पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम में भेजने के लिए तैयार करने लगे। पुलिस वाले इस केस को सर्दी में हुई मौत समझ रहे थे, पर अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होश उड़ा देने वाली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगले दिन शाम को आई। उस समय इंस्पेक्टर विजय सब इंस्पेक्टर जागेंद्र के साथ अपने ऑफिस में बैठे थे। एक सिपाही अंदर आया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे गया, जिसे विजय पढ़ने लगा। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे के भाव तेजी से बदले, जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि रिपोर्ट में कुछ तो अजीब आया है। क्या हुआ सर? जागेंद्र ने भी ये बात नोटिस की, इसलिए उसने फौरन ही पूछा। हम तो समझ रहे थे कि कल रात जो हमें लाश मिली है उसकी सर्दी से मौत हुई होगी, पर रिपोर्ट में तो लिखा है इसका गला घोंटकर मारा गया है। क्या? जागेंद्र पूरी तरह चौंका, फिर कुछ सोचते हुए बोला, फिर तो हथियारे ने जरूर इसके मफलर से ही इसका गला कसा होगा और उस बेचारे को मार डाला होगा। पर उस गरीब आदमी को कोई क्यों मारेगा? अब मुझे एक बात सूझ रही है, विजय गंभीरता से सोचते हुए बोला। क्या सर? मुझे लगता है मरने वाले के पास सामान वगैरह रहा होगा। शायद उसी को लूटने की वजह से किसी ने उसे मारा होगा। तभी तो मरने वाले की जेब में से हमें कुछ भी नहीं मिला, रेलवे टिकट तक नहीं। रेलवे टिकट का चोर क्या करेगा? जागेंद्र ने कहा। लूटते वक्त क्या पता चलता है हाथ में नोट आया है या फिर टिकट? ये तो बाद में देखा होगा चोर ने और पैसे रख कर टिकट कहीं फेंक दिया होगा। या हो सकता है कि मरने वाले ने टिकट खरीदी ही ना हो, विजय ने कहा। पर उस गरीब इंसान के पास ऐसा क्या होगा जिसे लूटने के लिए चोर ने उसे मार ही डाला? आजकल इंसान की फितरत कितनी बदल गई है, तुम्हें सब मालूम तो है। लोग 100-100 रुपए के लिए एक दूसरे का खून तक कर देते हैं। जागेंद्र को जवाब देते नहीं बना, क्योंकि विजय ने सच्ची बात कही थी। फिर ये भी तो हो सकता है कि इस साधारण से दिखने वाले इंसान के पास कुछ कीमती हो। विजय ने ये संभावना भी व्यक्त कर दी। पर फिर भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। चोर का चोरी के इरादे से
उसे मार डालना, क्योंकि ट्रेन के आने और लाश के पास जाने में मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगा और इंसान को मरने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं अगर नाक मुंह सही से बंद कर दो तो। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे होगा, विजय ने कहा। तो जागेंद्र ने कहा, मान लीजिए कि वो आदमी ट्रेन से रात के 1 बजे उतरा और चोर ने उसे फौरन ही मार दिया। तो क्या चोर पहले से ही घात लगाए बैठा था? उसके आते ही उस पर हमला कर दिया, उसका सब कुछ लूट लिया? विजय ने पूछा। हाँ बिल्कुल, सिचुएशन के हिसाब से तो यही लगता है, जागेंद्र ने कहा। पर चोर को कैसे पता था कि मरने वाला उसी जगह पर आकर उतरेगा? विजय ने पूछा। आप गलत सोच रहे हो शायद। लूटने वाले को तो बस लूटना था, ट्रेन से कोई भी उतरे। अब संयोग से वो बेचारा गरीब इंसान फंस गया। और वैसे मुझे एक और संभावना नजर आ रही है, जागेंद्र ने कहा। क्या? इंस्पेक्टर विजय ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी को ट्रेन में ही मार दिया गया हो और बाद में यहाँ प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया गया हो इस बेंच पर? ट्रेन में हत्या तो हो सकती है, पर कोई उसे मारकर इस प्लेटफॉर्म पर, इस बेंच पर लाकर क्यों छोड़ेगा? लाश को ट्रेन के बाहर पटरियों पर नहीं फेंक देगा हत्या करने के बाद ही, विजय ने कहा। जागेंद्र को फिर से जवाब देते नहीं बना। वैसे सच्चाई जानने के लिए हमारे पास एक जरिया तो है। अचानक विजय को कुछ याद आया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या? जागेंद्र ने पूछा। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, विजय ने कहा। ओह हाँ, जागेंद्र ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तभी दरवाजे पर किसी को देखकर विजय उस ओर देखने लगा। अरे दिनेश, आओ, ऐसी सर्दी में गर्मा गर्म चाय पिलाओ भाई, मजा आ जाएगा। दिनेश की स्टेशन पर ही एक चाय की दुकान थी और वो इन्हें अक्सर चाय पिलाने आया करता था। 25 वर्षीय हट्टा कट्टा हैंडसम सा दिखने वाला दिनेश उनकी तरफ बढ़ा। उसने एक हाथ में चाय की केटली तथा दूसरे में कांच के गिलास पकड़े हुए थे। तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? दिनेश को लंगड़ाता हुआ देखा तो विजय पूछ बैठा। वो कुछ नहीं, थोड़ी मोच आ गई थी, दिनेश ने जवाब दिया। ओह, वैसे तुम्हें सर्दी नहीं लगती? विजय ने उसके पहनावे को देखकर उस पर व्यंग से कहा। दिनेश ने बस एक शर्ट पैंट पहने रखा था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले भी थे। उसके गले में पड़ी हुई एक माला साफ दिख रही थी, जिसमें एक लॉकेट भी पड़ा था और उसमें किसी की तस्वीर थी। जवाब में दिनेश केवल मुस्कुराया और कांच की गिलास में चाय ढालने लगा। अरे, तुम भी बाबा जी के भक्त बन गए क्या? विजय उसके गले में पड़ी हुई माला देखकर बोला। माला में एक लॉकेट पड़ा था जिसमें बाबा निराला जी की एक तस्वीर थी। बाबा निराला उस पूरे इलाके के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिनका खुद का बहुत बड़ा आश्रम था और उनके लाखों भक्त थे। काशीपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर उनका वो भव्य आश्रम बना हुआ था। उनका तो हर कोई भक्त है, दिनेश ने बड़ी मासूमियत से कहा। सही बोले, निराला बाबा का तो हर कोई भक्त है। दिनेश की बात सुनकर जागेंद्र बड़े ही श्रद्धा भाव से बोले। दिनेश वहां से रुखसत हो गया। वे दोनों इंस्पेक्टर चाय पीने लगे।
फिर जब चाय खत्म हुई तो विजय कुर्सी से उठते हुए बोला, चलो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करते हैं, उससे जरूर कुछ न कुछ हाथ लगेगा। जागेंद्र भी उठ खड़ा हुआ। फिर दोनों उस रूम में साथ साथ ही पहुंचे जहां उन्हें सीसीटीवी की फुटेज प्राप्त हो सकती थी, और हुई भी। उन्होंने जब फुटेज चेक किया तो देखा कि रात के 1 बजे ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। उसमें से कुछ यात्री उतरे, पर घने कोहरे की वजह से और प्लेटफॉर्म का अंतिम छोर जो सीसीटीवी कैमरा की रेंज से अधिक दूरी पर था, शायद तभी कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। पेड़ की वजह से भी बाधा आ रही थी। मरने वाला ट्रेन से उतरकर पेड़ के नीचे लगी बेंच की तरफ गया था, अस्पष्ट रूप से ही सही, पर उन्हें दिखा। फिर मिनट भर बाद ही उस शख्स के पास कोई जाता दिखा। एक तो घने कोहरे की वजह से ही स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, दूसरा उस शख्स ने अपना चेहरा मफलर से ढका हुआ था। पर वो शख्स शीघ्र ही वहां से हटकर दूसरी तरफ चला गया था। वो शख्स लंगड़ाकर चल रहा था। फिर वहां मनोज पहुंचता दिखा। मिनट भर बाद वहां रतनलाल पहुंचा और फिर विजय और उसके साथ कुछ और पुलिस वाले पहुंचे। फिर उसके बाद क्या हुआ सब कुछ दिखने लगा, जो कि उन्हें पहले से ही पता थी। ये लंगड़ा कर चलने वाला शख्स ही प्राइम सस्पेक्ट है जागेंद्र। इसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसी ने इस बेचारे को मारा होगा, विजय ने कहा। बिल्कुल, पर क्यों? अगर लूटने के इरादे से मारा होता तो उसका सामान वगैरह भी ले जाता, पर वो तो ले जाते दिखा नहीं, जागेंद्र ने कहा। तुमने लगता है ठीक से देखा नहीं। मरने वाले के पास कुछ सामान नजर ही नहीं आ रहा जब वो ट्रेन से उतरा। देखो फिर से। विजय ने उसे दोबारा रिवाइंड करके फुटेज दिखाया। घने कोहरे की वजह से स्पष्ट तो नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी दिखा कि उस शख्स के पास वाकई कोई सामान नहीं था। हाँ, सामान तो नहीं दिख रहा है उसके पास, पर फिर भला उसने उसे क्यों मारा होगा? जागेंद्र ने पूछा। अभी क्या पता उसने किस वजह से उसे मारा। वो मिलेगा तो पता चलेगा, और हमें अब उस लंगड़ाते हुए शख्स को हर हालत में ढूंढना है। उसके साथ ही साथ मरने वाले की आइडेंटिटी भी पता करनी है कि आखिर वो है कौन, कहाँ का है और करता क्या है, वगैरह वगैरह। इससे भी हथियारों तक पहुंचने में हमें मदद मिल सकती है, विजय ने कहा। बिल्कुल सर। वैसे लाश की तस्वीर और कल जिस तरह वो प्लेटफॉर्म पर मिला उसके बारे में तो अखबार में छप ही चुका है, और कल के अखबार में ये भी तो आएगा ही कि वो सर्दी से नहीं बल्कि उसे किसी ने मारा है, और जरूर कोई ना कोई वो खबर पढ़कर हमारे पास तो आएगा ही, जागेंद्र ने कहा। बिल्कुल, विजय ने जवाब दिया। अगले दिन ही उनकी बात सच साबित हो गई, और दोपहर के वक्त एक 60 वर्षीय शख्स उनसे आकर मिला। उसने अपना नाम नरेश बताया। वो काशीपुर के पास वाले गांव में रहता था। उसने बताया कि मरने वाले शख्स का नाम करण था और वो उसका छोटा भाई था। उसने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले करण घर छोड़कर कहीं चला गया था, पर वो कहाँ गया था इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। आज उनके गांव में कोई अखबार लेकर आया था और उसी ने उनको ये खबर पढ़कर सुनाई, वरना उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि करण की मौत हो गई है। नरेश ने ये भी बताया कि करण शादीशुदा नहीं था। वो आजाद परिंदे की भांति जीता था, जो मर्जी में आता था वो करता था। अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं। वो अपनी मर्जी का मालिक था। अपने भाई और उसकी फैमिली से भी कोई मतलब नहीं रखता।
उसके नाम 5 बीघा जमीन भी थी, जिसकी आमदनी वो अपनी मौज मस्ती में उड़ाता था। पर वो 2 साल पहले अचानक कहाँ चला गया और क्यों? नरेश की पूरी बात सुनने के बाद विजय ने सवाल किया। पता नहीं साहब, वो अपनी मर्जी का मालिक था। कहाँ चला गया था वो कुछ पता नहीं। पर क्यों? आपने अभी बताया था कि वो आपसे अलग रहता था, तो जाहिर है कि आप लोगों से उसकी पटती नहीं थी। वैसे आपके परिवार में और कौन कौन है? विजय ने पूछा। तो नरेश ने बताया कि उसके परिवार में उसकी बीबी और उसका एक 28 वर्षीय बेटा राजेश है। विजय कुछ सोचते हुए पूछा, आपका बेटा क्या करता है? तो उसने कहा, यहीं इसी हिल स्टेशन पर गाइड का काम करता है। ठीक है, फिर भी उसके गायब होने के पीछे कोई अनुमान तो होगा आपका? विजय ने सवाल किया। नरेश हिचकिचाया और बोला, ये तो पता नहीं है साहब, पर जब वो गायब हुआ तो उसकी एक इच्छा जरूर थी। कैसी इच्छा? विजय ने पूछा। वो शादी करना चाहता था साहब, वो भी 50 साल की उम्र में, नरेश ने कहा। उसने आपसे इस संबंध में बात की थी? विजय ने पूछा। हाँ, तभी तो पता चला साहब, नरेश ने उत्तर दिया। तो करा देते आप उसकी शादी, क्या समस्या थी? विजय ने पूछा। उसकी उम्र ही समस्या थी साहब। अब 50 साल के इंसान से कौन शादी करता है? कौन अपनी बेटी को कुएं में ढकेलता है? बहुत है, विजय ने कहा। विजय की बात पर नरेश हड़बड़ा गया। वैसे मुझे तो लगता है कि आपने जानबूझकर उसकी शादी नहीं करवाई, क्योंकि आपकी मंशा उसकी जायदाद को हड़पने की थी, इंस्पेक्टर विजय ने कहा। अरे नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, नरेश ने डरते हुए कहा। अच्छा, तो जब वो शादी के लायक था तब क्यों नहीं करवाई आपने उसकी शादी? तब तो खुद उसने ही नहीं की साहब, क्योंकि गांव में एक लड़की को चाहता था वो, पर उसकी शादी कहीं और हो गई। तब करण ने प्रण कर लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, जबकि मैंने उस समय उसे बहुत समझाया था, पर उसने मेरी एक न सुनी। अच्छा, तो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, इसी बात से नाराज होकर तो कहीं नहीं चला गया था? विजय ने पूछा। पता नहीं साहब, नरेश ने कहा। वैसे क्या आपको सच में पता नहीं था कि आपका भाई करण 2 साल पहले नाराज होकर कहाँ चला गया था? विजय को शायद लग रहा था कि नरेश कुछ छुपा रहा है, तभी वो बार बार ऐसे प्रश्न कर रहा था। नरेश थोड़ा हिचकिचाया। यानी पता था आपको? विजय ने तुरंत कहा। 3 दिन पहले तक तो पता नहीं था साहब, नरेश कुछ सोचकर हिचकिचाते हुए आखिर बोला। मतलब 3 दिन पहले आपको पता चल गया था कि करण कहाँ है? विजय ने पूछा। हाँ साहब, मेरे बेटे ने रात के तकरीबन 12:45 बजे के आसपास मुझे फोन करके बताया था। वो हरिद्वार घूमकर लौटकर आ रहा था और ट्रेन में था। उसने बताया कि उसी ट्रेन में करण भी है, पर उसकी करण से कोई बात नहीं हुई थी, नरेश ने कहा। पर क्यों? विजय ने पूछा। क्योंकि करण और मेरे बेटे की बिल्कुल भी नहीं पटती थी साहब। मेरे बेटे को करण की लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, नरेश ने कहा। और उसी रात करण का कत्ल भी हो गया, विजय ने कहा। नरेश कुछ नहीं बोल पाया। फिर तुमने अपने बेटे से क्या कहा? विजय नरेश के चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए बोला। यही कि वो करण को मनाकर घर ले आए, नरेश ने उत्तर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? विजय ने पूछा। तब से मेरे बेटे का फोन बंद आ रहा है, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, नरेश ने कहा।
कहीं तुम्हारे बेटे ने खुन्नस में आकर तो अपने चाचा का खून नहीं कर दिया? विजय पुलिसिया अंदाज में बोला। अरे अरे नहीं साहब, मेरा बेटा राजेश ऐसा कभी नहीं कर सकता। अभी अभी आपने ही तो बताया कि उन दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती थी। हो सकता है वो करण से बात करने गया हो और ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया हो और तुम्हारे बेटे राजेश ने ही उसको मार दिया हो, या फिर उसने जानबूझकर ऐसा किया हो, क्योंकि करण तो वैसे भी सबकी नजरों में 2 साल से गायब था। राजेश ने सोचा होगा अच्छा मौका है, ऐसे में करण को मार दे ताकि बाद में करण की सारी जायदाद आप लोगों के नाम हो जाएगी। फिर जरा सोचिए, क्या उसे करण की मौत के बारे में पता नहीं चला होगा? वो ना तो यहाँ आया और ना ही आप लोगों को किसी को खबर की। कहीं आप कुछ और तो नहीं छुपा रहे हो? विजय ने शक वाले अंदाज में कहा। नरेश के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, पर वो लगातार यही कह रहा था कि ये सच नहीं है साहब, वो या उसका बेटा करण को नहीं मार सकते हैं। अभी तो ये बस मेरा अनुमान है, सच्चाई तो बाद में पता चलेगी। खैर, आप अपने बेटे का मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस दीजिए। नरेश को देना पड़ा। वैसे आपको किसी पर शक हो या करण की किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी वगैरह हो तो बताइए, विजय ने पूछा। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है साहब, नरेश ने पल्ला झाड़ने वाले अंदाज में कहा। आपके बेटे की कोई तस्वीर वगैरह हो तो दीजिए। नरेश ने अपने फोन में से अपने बेटे की फोटो दिखाई, जिसे विजय ने अपने फोन में सेंड करवा लिया। उसके बाद करण की लाश को नरेश को सौंप दिया। नरेश के बेटे राजेश को फोन लगाओ जरा, इंस्पेक्टर विजय ने सामने बैठे जागेंद्र से कहा। उसने तुरंत ही आदेश का पालन किया। उसका फोन तो बंद आ रहा है, जागेंद्र ने कहा। नरेश ने जो एड्रेस दिया था उस पर जाकर चेक करो, देखो राजेश मिलता है क्या। जागेंद्र फौरन आदेश का पालन करने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो लौटा तो उसके साथ एक 27-28 साल का हट्टा कट्टा लड़का था। उसकी शक्ल देखकर विजय जान गया कि यही राजेश है। नरेश द्वारा राजेश की दी गई फोटो उसके मोबाइल में अभी भी थी। तो तुम ही राजेश हो, नरेश के बेटे? राजेश को कुर्सी पर बैठ जाने के लिए बोलने के बाद विजय ने उससे पूछा। जी, राजेश के मुंह से डरा सहमा स्वर सुनाई दिया। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम बताओ, तुमने अपने चाचा को क्यों और कैसे मारा? विजय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जबकि वो विजय के सवाल पर बुरी तरह घबरा गया। मैंने किसी को नहीं मारा सर, राजेश फौरन घबरा कर बोला। विजय उसके चेहरे के भावों को गंभीरता से पढ़ने लगा। उसने फिर कहा, तुम कत्ल वाली रात उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे जिसमें तुम्हारे चाचा करण सफर कर रहे थे, और ये बात तुम्हारे पिताजी मुझे बता चुके हैं। हाँ, ये बात सच है सर, राजेश ने कहा। ये बात सच है तो ये बात भी सच है कि करण को तुमने ही मारा है, क्योंकि तुम्हारे पास उसे मारने की वजह भी थी। तुमने मौके का फायदा उठाया और अपने चाचा को मार दिया, क्योंकि उसकी सारी जमीन जायदाद अब तुम लोग हथिया सको, विजय ने कहा। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। मैं जिस ट्रेन में था उसमें मैंने चाचा को भी देखा था, जो कि 2 साल पहले पता नहीं कहाँ चले गए थे। उन्हें ट्रेन में देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि वे हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखते थे, इसलिए मेरी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैंने पहले अपने पापा को फ़ोन करके
उनके बारे में बताया था, राजेश ने कहा। करण को मारने का आइडिया उन्होंने ही दिया था क्या? विजय ने चतुराई से पूछा। अरे नहीं सर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वे तो चाहते थे कि मैं चाचा से बात करूं और उन्हें घर ले आऊं, राजेश ने कहा। क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें तुम्हारे चाचा को मारने की सलाह दी हो। राजेश के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव उभरे। या तुम्हारे दिमाग में ही ये ख्याल आया हो कि करण तो वैसे भी सबकी नजर में 2 साल से गायब है, अगर उसे इस तरह मार भी दिया जाए तो किसी को क्या पता चलेगा? तुम्हारी उससे बनती भी नहीं थी, उसका कोई है भी नहीं जो पूछताछ करता, और देर सवेर उसका जो कुछ भी था वो सब कुछ तुम्हें ही मिल जाता, विजय ने कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें नहीं मारा, राजेश ने कहा। हमारे पास सबूत है, अचानक विजय ने कहा तो राजेश ने हैरत से उसकी ओर देखा। हमने कत्ल वाली रात की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। उसमें हमने देखा कि करण के पास एक शख्स पहुंचा था जब वो ट्रेन से उतरकर बेंच पर बैठा होगा, और वो शख्स लंगड़ा रहा था। अभी तुम भी अंदर आए तो मैंने देखा कि तुम भी लंगड़ा कर चल रहे थे। राजेश इधर उधर घबराहट में देखने लगा। क्या तुम वो शख्स नहीं थे? बोलो, विजय ने सख्ती से पूछा। राजेश ने सूखे होठों पर जुबान फेरी। वो मैं ही था सर, पर मैं सच कहता हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं उनसे बस बात करने गया था। विजय ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा। ठीक है, क्या बात हुई उनसे फिर? कुछ भी नहीं सर, राजेश ने कहा। अरे क्यों? विजय ने पूछा। मेरी किसी भी बात का उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, राजेश हिचकिचाते हुए बोला। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि जब तुम उनके पास पहुंचे तो वो पहले से ही मरा पड़ा था? विजय ने सख्ती से कहा। हाँ सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरी जब किसी भी बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो वैसे ही बेंच पर बैठे रहे। मैंने उन्हें हिलाया तो वो कटे पेड़ की तरह बेंच पर गिर गया। तभी मैंने एक सिपाही को आते हुए देखा तो मैं घबरा गया, उन्हें जल्दी से उठाकर बिठा दिया और वहां से भाग गया, राजेश ने कहा। विजय उसे तीखी नजरों से देखता रहा, शायद अनुमान लगा रहा था कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तुमने अपना फोन क्यों बंद कर रखा था? विजय ने पूछा। उस रात घबराकर भागते वक्त मेरा फोन गटर में गिर गया था और गटर में फोन को ढूंढना मेरे बस की बात नहीं थी सर, राजेश ने उत्तर दिया। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि उसी रात तुम्हारा फोन खो गया और फिर मिला नहीं? जी सर। पर तुम्हें अनुमान तो चल ही गया था कि करण अब दुनिया में नहीं है। फिर अगले दिन पेपर में भी पढ़ा होगा। फिर क्यों तुमने करण के बारे में घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया और ना ही यहाँ आकर हमसे बात की? विजय ने कहा। मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, राजेश ने कहा। तभी एक सिपाही एक 40 वर्षीय व्यक्ति के साथ अंदर आया और विजय से बोला, सर ये आपसे मिलना चाहते हैं, करण के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तब इंस्पेक्टर विजय ने राजेश से कहा, तुम जाओ अभी यहाँ से और काशीपुर छोड़कर कहीं जाना मत, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। राजेश ने जी सर कहा और वहां से उठकर चला गया। विजय ने उस 40 वर्षीय व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने को कहा और उससे बातचीत शुरू कर दी। साहब, मेरा नाम राजू है।
उस सांवली सूरत वाले व्यक्ति ने कहना शुरू किया, यहीं काशीपुर में रहता हूं मैं। 2 रोज पहले प्लेटफॉर्म पर जो लाश मिली थी उसके बारे में मुझे कुछ बताना है आपको, पर मुझे ये नहीं पता इस बात का इस केस में आपकी कोई मदद करेगी भी या नहीं। वो हम देख लेंगे, तुम बताओ जो बताना चाहते हो, विजय ने कहा। साहब, वो जो निराला बाबा का आश्रम है काशीपुर में, वो प्रचलित धार्मिक बाबा जी जिन्हें लोग भगवान का अवतार कहते हैं, उसकी बात बीच में काटकर जागेंद्र बोल पड़ा। हाँ साहब, उनका तो मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, जागेंद्र हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा भाव से बोला। तुम क्या हम सब उनके भक्त हैं? जी सर, राजू ने कहा। हाँ तो आगे बताओ, विजय बोला। वो प्लेटफॉर्म पर जिसका कत्ल हुआ था करण, वो उन्हीं बाबा जी के आश्रम में रहता था। विजय ने राजू की ओर प्रश्न चिन्ह नजरों से देखा। तुम्हें कैसे पता? विजय ने फिर पूछा। क्योंकि सर, मैं भी कुछ महीनों पहले वहीं रहता था और वहीं पर मेरी मुलाकात करण से हुई थी। मुझे लगा आपको ये बात बतानी चाहिए, शायद आपके किसी काम आ जाए। जब दोनों लोग वहां पर थे तो और भी कई प्रकार की बातें हुई होंगी। ऐसी कोई और बात है जिसका जिक्र जरूरी हो? विजय ने नजरें राजू के चेहरे पर गड़ा सी दी। और तो ऐसी कोई बात नहीं थी सर, राजू ने कहा। करण ने ये नहीं बताया था कि वो आश्रम में क्यों रह रहा था? विजय ने पूछा। लोग अपनी मर्जी से जाते हैं वहां सर। वो तो ठीक है, पर कुछ मजबूर, सताए हुए, बेबस, जिनका कोई आसरा नहीं होता, ऐसे लोग भी तो जाते हैं वहां, विजय ने कहा। जी बिल्कुल सर, निराला बाबा के आश्रम तो हर प्रकार के लोग आते जाते हैं। इस बारे में भी एक बार बात हुई थी हमारी, तो उसने केवल यही बताया था कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है। कहने को तो भाई है, उसका पूरा परिवार है, पर फिर भी सब कहने भर के हैं। विजय को नरेश की बातें याद आने लगी। तुम अभी भी वहीं रहते हो? विजय ने राजू से पूछा। नहीं सर, 7 महीने पहले ही वापस आ गया था मैं। अब मैं घर पर ही रहता हूँ। क्यों? विजय ने पूछा। तो राजू ने कहा, पहले कुछ उलझन सी थी दिमाग में सर। मुझे लगता था आश्रम जाकर सब ठीक हो जाएगी, और सच में वही चमत्कार सा हुआ। वहाँ का सुंदर सुंदर वातावरण और बाबा जी के अनमोल ज्ञान से मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई। तो फिर मैं वापस घर चला आया। लाश के बारे में तो परसों ही पेपर में छपा था, तब क्यों नहीं बताने आए? विजय ने राजू से पूछा। दरअसल मैं अखबार नहीं पढ़ता सर, पर आज यूं ही चाय की दुकान पर अखबार पर नजर पड़ गई। मुझे लगा कि मैं इस लाश को पहचानता हूँ। दिमाग पर जोर डाला तो याद आ गया कि ये तो करण है, और सीधा मैं यहाँ चला आया, राजू ने कहा। ठीक है, अच्छा हुआ तुम आए यहाँ, विजय ने राजू से कहा, और राजू वहां से रुखसत हो गया। करण तो शादी करने वाला था, फिर ये आश्रम में कैसे? राजू के जाते ही विजय ने कुछ सोचकर जागेंद्र से कहा। मनुष्य का दिमाग है, पल पल बदलता है ख्वाहिशों के कारण, और यही ख्वाहिशें ही उसके दुख का कारण होती है, और दुख के निवारण के लिए ही इंसान निराला बाबा जी के आश्रम जाते हैं। जय हो बाबा जी की। जागेंद्र किसी दार्शनिक की भांति दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला। विजय ने उसे गंभीर नजरों से देखा और फिर कुछ सोचने लगा। आप
क्या सोच रहे हैं सर? जागेंद्र ने पूछा। मैं सोच रहा था कि क्या करण की मौत का संबंध निराला बाबा के आश्रम से हो सकता है? विजय तन कर बैठते हुए बोला। क्या बात कर रहे हैं सर? भला आश्रम का करण की मौत से क्या संबंध? जागेंद्र को हैरत हुई। ऐसा कुछ जिसने करण की जान ले ली हो, वहां जाकर तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। जागेंद्र ने हैरत से विजय की ओर देखा। काशीपुर के निराला बाबा का आश्रम 60 किलोमीटर की दूरी पर था। विजय ट्रेन से वहां पहुंचा। आश्रम में जाने से पहले वो वहां के लोकल पुलिस के SHO को भी साथ ले गया। निराला बाबा का आश्रम बड़ा ही भव्य था। हजारों भक्तों का तांता लगा था। बाबा जी का प्रवचन चल रहा था। आश्रम के प्रमुख हेड सेवादार कमल जी से विजय ने मुलाकात की। कमल ने मुलाकात में यही बताया कि करीब 2 साल पहले करण आश्रम आया था। काफी परेशान था, पर बाबा जी की शरण में रहकर सब ठीक हो गया। वो तन मन से वहां आने वालों की खूब सेवा किया करता, इसलिए बाबा जी का खास सेवक बन गया था। बाबा जी को वो बेहद पसंद था, पर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। उसके गायब होने के अगले दिन ही पास के जंगल में एक लड़की की लाश मिली, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि उसके साथ रेप हुआ है। कई लोगों का अनुमान था कि लड़की के साथ रेप और मर्डर करण ने ही किया था और इसीलिए वो गायब हो गया। इस बारे में केवल अंदेशा ही था, कोई भी इस बात को पक्के तौर पर नहीं कह रहा था। पर चूंकि करण उसी रात से गायब था, इसीलिए उस पर शक तो लगभग सभी कर रहे थे। आश्रम से निकलकर विजय SHO के साथ कार की तरफ बढ़ रहा था कि तभी जागेंद्र का फोन आया। क्या मालूम हुआ सर? जागेंद्र ने उत्सुकता बस पूछा। विजय ने संक्षिप्त में सारी बातें बताई। विजय की बातों से लगा कि लड़की के साथ रेप और मर्डर करके ही करण भागा था और उसे ये अंदेशा सच जान पड़ा। अभी मैं उस लड़की के घर वालों से मिलने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, विजय ने कहा और फोन कट कर दिया। विजय अगले दिन वापस लौटा। इस समय वो अपने ऑफिस में जागेंद्र के साथ बैठा था। बाहर अभी भी बहुत सर्दी पड़ रही थी, हालांकि कोहरा कुछ कम था अन्य दिनों की अपेक्षा। मुझे तो लगता है लड़की का रेप और मर्डर करके ही करण भागा होगा। वैसे भी आश्रम में आने से पहले वो शादी करना चाहता था। आश्रम में रहकर वो सुधर तो गया होगा, पर अपनी शादी वाली ख्वाहिशें नहीं दबा पाया होगा। इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला, उसने काम कर दिया। काम वासना से तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए थे। फिर भला करण की क्या औकात थी? जागेंद्र बोला। हो सकता है ये बात सच हो, पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तुम जरा दिनेश को बुलाओ, विजय ने कहा। उसे क्यों? जागेंद्र ने पूछा। मुझे लगता है कि करण की मौत में वो इन्वॉल्व है, विजय ने कहा। क्या? जागेंद्र ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। जागेंद्र ने दिनेश को बुलाने के लिए एक सिपाही को भेज दिया। कुछ ही देर में सिपाही दिनेश को लेकर वहां उपस्थित हुआ। आपने मुझे बुलाया सर? दिनेश ने कहा। हाँ, आओ बैठो जरा, तुमसे बात करनी है, विजय ने कहा। दिनेश उसकी ओर बढ़ा। विजय उसकी चाल पर बड़े गौर से नजरें टिकाए था। दिनेश लंगड़ाते हुए उसके पास आया और एक विजिटिंग चेयर पर बैठ गया।
उसके चेहरे का डर बहुत कुछ कह रहा था। उसके मन में तमाम आशंकाएं उमड़ रही थी। दिनेश, मैं सीधे तौर पे तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम मुझे सीधे सीधे ही जवाब देना। विजय के स्वर में सख्ती थी। क्या सर? वो और डर गया। बताओ, तुमने करण को कैसे और क्यों मारा? विजय ने तुरंत ही पूछा। क्या? दिनेश तो कुर्सी से उछल पड़ा। मैं भला करण को क्यों मारूंगा साहब? दिनेश, मुझे सब पता चल चुका है। सीधी तरह अपना जुर्म कबूल कर लो, विजय ने सख्ती से कहा। क्या कबूल कर लूं सर, जब मैंने करण को मारा ही नहीं? और फिर भला मैं करण को क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं, दिनेश ने कहा। मैं बताता हूं कि तुमने करण को क्यों मारा, विजय दांत पीसते हुए बोला। तुमने अपनी बुआ की लड़की, जो रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती थी, उसके लिए तुमने करण को मारा। तुम्हारी बुआ की लड़की वही लड़की थी जिसकी लाश आश्रम के पास पाई गई थी और उसके साथ रेप भी हुआ था। उसी रात करण भी निराला बाबा के आश्रम से गायब हो गया था और यहाँ स्टेशन पर आ गया था। याद आया कुछ? विजय ने कहा। दिनेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। जिस रात करण का मर्डर हुआ, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। उसके ट्रेन से उतरने के 1 मिनट बाद ही एक शख्स लंगड़ाते हुए करण के पास गया और वो तुम ही थे। जागेंद्र ने हैरत से विजय की ओर देखा, क्योंकि उसकी जानकारी में तो उस रात करण के पास लंगड़ा कर पहुंचने वाला शख्स करण का भतीजा राजेश था, जिसने ये बात कबूल भी की थी। फिर विजय ने दिनेश से इस बारे में क्यों बात की, वो सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि फुटेज में अन्य कोई और व्यक्ति करण के पास पहुंचता दिखा भी नहीं था और जो दिखा था उसने पहले ही कबूल कर लिया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने करण को नहीं मारा है। रही बात मेरी बुआ की लड़की की, तो हाँ, उसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, ये बात सच है। पर ये बात मुझे अगले दिन अखबार से पता चली थी। विजय ने दिनेश के चेहरे को गौर से देखा। वो पढ़ने की कोशिश करता रहा कि दिनेश सच बोल रहा है या झूठ, पर कुछ समझ नहीं सका। तभी एक सिपाही एक दुबले पतले 40 से 45 साल के व्यक्ति को लेकर अंदर आया। साहब, एक आदमी आपसे मिलना चाहते हैं, करण से जुड़ी कुछ बात बताना चाहते हैं, सिपाही ने कहा। ठीक है, बुला लाओ, विजय ने कहा। ठीक है, अभी तुम जाओ दिनेश, जरूरत पड़ी तो फिर बुला लूंगा, विजय ने कहा। दिनेश उठा और बाहर चला गया। आपको कैसे पता चला कि जो लड़की मरी थी वो दिनेश की बुआ की लड़की थी? दिनेश के जाते ही जागेंद्र ने पूछा। मैं लड़की के घर पर गया था, उसके घर वालों से मिलने। वहाँ एक तस्वीर दिखी मुझे जिसमें दिनेश भी था। मैंने पूछा तो घर वालों ने बताया। इसलिए आपको लगा कि दिनेश करण को मार सकता है, क्योंकि करण को मारने के लिए उसके पास पुख्ता मोटिव था। पर उसका तो कहना है कि उसे लड़की की मौत के बारे में अगले दिन सुबह अखबार से पता चली, जबकि करण को मारने के लिए उसे उसी रात में ही पता चलना चाहिए था। ना सिर्फ पता चलना चाहिए था, बल्कि उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि लड़की के साथ वो सब करण ने ही किया था और करण उस रात स्टेशन पर आ रहा था। ये सारी बातें उसे रात में ही मालूम होनी चाहिए थी, पर वो तो कहता है कि उसे लड़की के मौत के बारे में सुबह पता चला। फिर
ये कैसे मुमकिन है कि उसने करण को मारा होगा? जागेंद्र ने कहा। क्या पता, शायद वो झूठ बोल रहा हो। उसे ये सारी जानकारी कहीं से हासिल हुई हो। उससे दोबारा पूछताछ करनी पड़ेगी, वो भी सख्ती से, विजय ने कहा। तभी सिपाही उस आदमी को अंदर लाकर छोड़ गया। उस दुबले पतले आदमी ने दोनों पुलिस वालों का अभिवादन किया। आओ बैठो, विजय ने कहा। वो आया और दिनेश द्वारा खाली की गई कुर्सी पर बैठ गया। जागेंद्र उसके पास वाली कुर्सी पर ही बैठा था। बोलो, क्या बताना चाहते हो? विजय उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोला। जवाब में उस आदमी ने अपना फोन निकाला, उसमें कुछ छेड़खानी की और विजय की तरफ बढ़ा दिया। फोन में एक वीडियो चल रहा था। जागेंद्र अपनी जगह छोड़कर विजय के पास खड़ा होकर वीडियो देखने लगा। वीडियो देखते देखते दोनों के चेहरे के भाव बदलते हुए स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि वीडियो में जरूर कुछ सीरियस मैटर है। ये तुम्हें कैसे मिला? वीडियो देखने के बाद विजय ने सामने बैठे शख्स से पूछा। साहब, मेरा नाम मोहनलाल है। मैं और करण एक ही गांव के हैं। ये वीडियो मुझे करण ने ही भेजा था। 2 दिन से मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं थी क्योंकि गांव में लाइट नहीं आ रही थी। आज लाइट आई तो मैंने फ़ोन को चार्ज किया और जब उसे खोला तब मुझे पता चला इस वीडियो के बारे में। करण तुम्हारा जिगरी दोस्त था? विजय ने पूछा। जिगरी तो नहीं साहब, पर जिगरी जैसा ही था। अपने घर वालों से अधिक वो मुझ पर यकीन करता था, मोहनलाल ने कहा। इसीलिए उसने तुम्हें ये वीडियो भेजा है, विजय ने कहा। जी साहब, मुझे लगता है उसका खून इसी वीडियो की वजह से ही हुआ है, मोहनलाल ने कहा। हो सकता है। ठीक है, तुम जाओ अभी। इस वीडियो के बारे में किसी को बताया तो नहीं है ना? विजय ने पूछा। नहीं साहब, जैसे ही मैंने इस वीडियो को देखा वैसे ही आपके पास चला आया। फिलहाल किसी को बताना भी मत। तुम्हारा फ़ोन अभी हमारे पास ही रहेगा। बहुत जल्द तुम्हें वापस मिल जाएगा, विजय ने कहा। मोहनलाल हाँ में गर्दन हिलाते हुए बाहर निकल गया। तुम क्या कहते हो? मोहनलाल के जाते ही विजय ने पास खड़े जागेंद्र की तरफ देखकर बड़े ही रहस्यमय ढंग से गंभीर होते हुए कहा। इतना बड़ा झोल मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। जागेंद्र का स्वर हैरत में डूबा था। करण जब ट्रेन में होगा तभी उसने वो वीडियो अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दिया होगा, विजय ने कहा। लगता तो ऐसा ही है क्योंकि ट्रेन से उतरने के बाद तो उसका कत्ल ही हो गया, जागेंद्र ने कहा। अगर ट्रेन से उतरकर वो सीधा हमारे पास आ जाता और वीडियो हमें दिखाता तो बेहतर रहता, उसकी जान भी बच जाती, विजय ने कहा। पता नहीं सर, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हो सकता है ट्रेन से उतरकर वो बेंच पर बैठकर सोच विचार ही कर रहा हो कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। वैसे भी आजकल तो लोग पुलिस पर भी ज्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं। पर जब हमने उसकी तलाशी ली थी तो उसके पास कोई फोन नहीं निकला, जबकि फोन उसके पास था। तभी तो अपने फोन से उसने वो वीडियो अपने मित्र को भेजा, विजय ने कहा। मुझे अब ये क्लियर लग रहा है कि उसकी हत्या इसी वीडियो की वजह से ही हुई है, जागेंद्र ने कहा। हाँ, तुम जरा दिनेश को बुला कर लाओ, विजय ने कहा। उसे क्यों? जागेंद्र ने पूछा। पता चल जाएगा। जागेंद्र
बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो दिनेश के साथ वापस लौटा। इस बार दिनेश के चेहरे पर पहले से ज्यादा डर साफ दिखाई दे रहा था और विजय को अपनी ओर घूरते हुए देखकर वो कांपने सा लगा था। बैठो, विजय ने कड़े स्वर में कहा। दिनेश डरते हुए कुर्सी पर बैठ गया। दिनेश, तुम कभी आश्रम गए थे? विजय ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ा कर पूछा। उसने ना में गर्दन हिलाई। शायद गए हो पर तुम्हें ध्यान ना हो, विजय ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? अगर मैं आश्रम जाता तो मुझे ध्यान होता। तो फिर तुम्हारे गले में जो निराला बाबा की तस्वीर वाली माला पड़ी है वो कहाँ से आई? विजय के इस प्रश्न पे दिनेश चौंका। फिर उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, ये मुझे आपके ऑफिस के बाहर डस्टबिन में पड़ा हुआ मिला था साहब। विजय ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि जीआरपी पुलिस चौकी के बाहर जो डस्टबिन रखा है उसमें से तुम्हें ये माला मिली? जी साहब। विजय ने पास खड़े जागेंद्र की तरफ देखा। अब डस्टबिन में किसने फेंका ये तो पता करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर तो सीसीटीवी कैमरा भी उपलब्ध नहीं है, जागेंद्र ने शंका जताई। मुझे मालूम है साहब, डस्टबिन में ये माला किसने फेंकी थी। तभी दिनेश बोल पड़ा। अच्छा बताओ, विजय ने पूछा। मनोज सर ने। मनोज जो यहाँ चौकी में सिपाही है? विजय ने हैरानी से पूछा। जी साहब। ठीक है, तुम जाओ दिनेश। उसी शाम कमिश्नर के साथ मिलकर विजय पूरे पुलिस फोर्स के साथ निराला बाबा के आश्रम में हाजिरी भर रहा था। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं निराला बाबा, कमिश्नर ने निराला बाबा के कमरे में घुसते हुए कहा। क्या बकते हो कमिश्नर? बाबा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमें किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए हो तुम? 4 दिन पहले आश्रम के पीछे जंगल में एक लड़की की लाश मिली थी जिसके साथ रेप हुआ था, और अब हमें पता चल गया है कि वो रेपिस्ट और हत्यारा कौन है, कमिश्नर ने कहा। कौन है? बाबा की आवाज कांप गई। अभी भी नहीं समझे? तुम ढोंगी बाबा, तुमने ही उस लड़की का रेप और उसका मर्डर किया था, कमिश्नर ने तीखे स्वर में कहा। क्या बकते हो कमिश्नर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बाबा चिल्लाते हुए बोला। हमारा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है बाबा, पर तुम्हारा दिमाग ठीक करने की बहुत जरूरत है ढोंगी। तुम किस आधार पर इतना बड़ा जुर्म मेरे ऊपर थोप रहे हो? निराला बाबा ने कहा। हमारे पास सबूत है, कमिश्नर बड़े ही खास अंदाज में चहलकदमी करते हुए बाबा की तरफ बढ़ते हुए बोला। लड़की से रेप और मर्डर करते वक्त करण ने अपने मोबाइल में इस घटना को कैद कर लिया था, उसका वीडियो बना लिया था और अब वो वीडियो हमारे पास है। विजय दिखाओ भाई, बाबा को जरा वो वीडियो दिखाओ। विजय ने आगे बढ़कर मोहनलाल के फोन में कैद वो वीडियो बाबा को दिखाया जिसमें बाबा उस लड़की के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या करते हुए कैद था। बाबा को काटो तो खून नहीं, इसी वीडियो के लिए ही करण का मर्डर हुआ। वीडियो बनाते वक्त तुमने देख लिया था कि करण ने उस घटना का वीडियो बना लिया है और तुमने अपने आदमियों से उसे पकड़ने के लिए कहा, पर वो ज़्यादा फुर्तीला निकला और स्टेशन तक पहुंच गया। फिर आश्रम से भागकर ट्रेन में बैठकर वो यहाँ तक तो चला आया, पर आगे जब वो स्टेशन पर उतरा तो उसका खून हो गया, जो कि
तुम्हारे कहने पर ही किया गया था। करण को इस बात की आशंका रही होगी, तभी उसने अपने मोबाइल से ये वीडियो अपने दोस्त मोहन लाल को फॉरवर्ड कर दिया था, जिसने आज ही वो फ़ोन पुलिस को आकर दिया। निराला बाबा को कोई जवाब नहीं आया। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर आश्रम के पीछे के दरवाजे से निकल गई। आगे से जाने में उसके पागल भक्तों द्वारा अड़चन उत्पन्न किए जाने का खतरा था। रास्ते में उस इलाके के एसएचओ ने विजय से पूछा, वैसे करण का हत्यारा कौन है? रतनलाल, विजय ने कहा। हमारे ही चौकी का एक सिपाही है। पहले हम समझे थे कि हत्यारा दिनेश है। दिनेश स्टेशन पर चाय बेचता है। जिस लड़की के साथ बाबा ने गलत काम किया था वो उसकी बुआ की लड़की थी। हमने सोचा शायद उसने उसी का बदला लेने के लिए करण को मारा होगा, पर उसे कैसे पता चला कि उसकी बुआ की लड़की को करण ने मारा है? पहले हमें लगा कि जरूर उसे किसी ने तो बताया ही होगा, तभी तो उसने करण को मारा। पर एक संभावना और भी दिखी। जब उसके गले में हमने बाबा जी के लॉकेट वाला माला देखा, हमें लगा कि वो बाबा जी के आश्रम में गया था, उसका भक्त था। शायद लड़की के बारे में और करण के बारे में इंफॉर्मेशन वहीं से प्राप्त हुई हो। पर जब उसने बताया कि वो आश्रम कभी गया ही नहीं और वो माला उसे जीआरपी चौकी के बाहर रखे डस्टबिन में पड़ा हुआ मिला, फिर उसने ये भी बताया कि उसने मनोज को वो माला डस्टबिन में फेंकते हुए देखा था। मनोज कौन? एसएचओ ने पूछा। हमारी चौकी में ही एक सिपाही है, विजय ने उत्तर दिया। ओह, वैसे माला के आधार पर कैसे किसी पर शक किया जा सकता है? बाबा का माला तो उनके हर भक्त के पास होता है, एसएचओ ने कहा। सही कहा, पर करण की तलाशी के वक्त उसके पास वैसा कोई माला नहीं निकला था जैसा कि बाबा के हर भक्त के पास होना चाहिए। हमने सोचा कि शायद दिनेश ने उसे मारकर उसकी माला हथिया ली हो। वो मन से तो बाबा का भक्त था और आश्रम जाना भी चाहता था, पर व्यस्त होने की वजह से जा नहीं पा रहा था, विजय ने कहा। पर करण को मार के उसके गले की माला अपने गले में डाल लेना, ये तो कोई बेवकूफ ही कर सकता है, एसएचओ ने कहा। हाँ, पर जैसा अभी आपने कहा कि माला के आधार पर किसी को करण का हत्यारा कैसे ठहराया जा सकता है, जो कि सही बात भी है। हो सकता है यही बात दिनेश के दिमाग में रही हो कि माला की वजह से उस पर कोई शक नहीं कर सकता है और इसीलिए उसने वो बेवकूफ़ी वाली हरकत की हो, विजय ने कहा। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करेगा, एसएचओ ने फिर से बोला। पर हमने उस समय संभावना के तौर पर एक बात सोची थी। चूंकि करण की तलाशी के वक्त उसके पास कुछ भी नहीं निकला था, दिनेश के गले में जब हमने बाबा के लॉकेट वाली माला देखी, जो कि पहले उसके गले में कभी नहीं दिखी थी, तो वो अनुमान लगा बैठे थे, विजय ने कहा। खैर, आगे जब मनोज ने माला डस्टबिन में डाली थी तो फिर रतनलाल हत्यारा कैसे निकला? और सबसे बड़ी बात कि मनोज के पास माला कहाँ से आई? एसएचओ ने उत्सुकता के साथ पूछा। मनोज से जब हमने बात की तो उसने बड़े ही चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि वो माला उसने रतनलाल की जेब से फर्श पर गिरते हुए देखी थी। मनोज को ढोंगी ढोंगी बाबाओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, बल्कि उनसे तो वो नफरत करता है।
इसीलिए मनोज ने वो माला उठाकर डस्टबिन में फेंक दी। रतनलाल से उसने पूछा भी नहीं कि वो माला उसके पास कहाँ से आई और कैसे आई। विजय ने बताया। फिर तुमने रतनलाल से बात की होगी, एसएचओ ने पूछा। वो तो करनी ही थी। वो पहले तो मामला टालता रहा, फिर जब हमने उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तब मामला पूरा क्लियर हुआ। जिस रात करण का मर्डर हुआ उस रात 12 बजे के आसपास उसे एक फ़ोन आया था, विजय ने कहा। आश्रम से ही आया होगा, एसएचओ ने पूछा। हाँ, आश्रम से ही आया था और खुद निराला बाबा ने ही किया था। फोन पर बाबा ने करण की सारी डिटेल्स भेजकर रतनलाल से कहा था कि वो उसे मार दे और उसके पास से वो फोन ले ले जिसमें बाबा के बुरे काम का वीडियो कैद था, विजय ने बताया। और निराला बाबा ने रतनलाल को ऐसा फोन क्यों किया, एसएचओ ने पूछा। ये बात तो बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल रतनलाल और निराला बाबा एक साथ ही पढ़े हैं कॉलेज में। बाबा, जिसका असली नाम मंगल है, शुरू से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था, इसीलिए उसने धर्म का रास्ता अपनाया, क्योंकि उसे यही एक रास्ता ऐसा लगता था जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। और उस रास्ते पर चलकर उसकी मुराद पूरी भी हुई, क्योंकि अपने यहाँ मूर्खों की कोई कमी नहीं है। सभी को ऊपर वाले से मिलना है और ऊपर बैठे ईश्वर से मिलाने का ठेका इन ढोंगियों ने ले रखा है। अरे, जब भगवान दिल की सुनते हैं तो दिल को ईमानदारी, प्यार, विश्वास, परोपकार जैसे अच्छे गुणों से पवित्र करो ना। जब तक ठीक से शिक्षित नहीं होंगे लोग ऐसे ही ढोंगियों के हाथों ठगे जाते रहेंगे, विजय ने कहा। आपने एकदम सच्ची बात कही, एसएचओ ने कहा। इधर रतनलाल पुलिस में आ गया था, पर दोनों का पक्का याराना था, इसीलिए संपर्क बना रहा। रतनलाल आश्रम में आता जाता रहता था और उसने भी वहां बाबा के साथ मिलकर कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, विजय ने कहा। अच्छा, पर पहले तो कभी कोई लाश नहीं मिली, एसएचओ ने पूछा। क्योंकि सारी लाशों को जंगल में दफन करवा दिया जाता था, विजय ने बताया। फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं किया गया? अगर कर दिया जाता तो लड़की की लाश ही नहीं मिलती, तो शायद मामला भी नहीं खुलता, एसएचओ ने कहा। इसका जवाब तो बाबा जी ही देंगे, विजय ने कार की पिछली सीट पर बैठे बाबा की तरफ देखकर कहा। पर बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा अनुमान है कि ऐसा बाबा ने जानबूझकर करवाया होगा, क्योंकि ये लड़की के मामले में करण को फंसाना चाहते थे। इन्हें लगता होगा कि ये करण को मार के उससे वीडियो हासिल करने में सफल हो जाएंगे और बाद में प्रचारित करवा देंगे कि लड़की का रेप, मर्डर करके करण गायब हो गया। पुलिस उसे ढूंढते रहती, पर यहाँ रतनलाल करण को मार मार के उसकी लाश को पटरियों पर डाल देता, जैसा कि बाबा ने उसे करने को कहा था, और आगे उसकी मौत एक्सीडेंट समझकर भुला दी जाती। पर वो मनोज की वजह से ये नहीं कर पाया, क्योंकि मनोज भी वहां गश्त लगाते हुए पहुंच गया था और इसीलिए उसे लाश को छोड़कर वहां से भागना पड़ा, विजय ने बताया। पटरी पर भी उसकी लाश मिलती तो पोस्टमार्टम में तो ये आ ही जाता कि उसकी हत्या हुई है, एसएचओ ने कहा। हाँ, पर उसकी खोजबीन लंबी चलती रहती। एक तो उस पर लड़की के साथ रेप
और मर्डर का इल्ज़ाम होता। दूसरा, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन ये केस चलते चलते खुद ही बंद हो जाता। विजय ने कहा। अच्छा, फिर जब रतनलाल के पास बाबा का फोन आया तो फिर उसने क्या किया? मतलब करण को कैसे मारा? एसएचओ ने विजय से पूछा। वो ट्रेन के आने की सूचना होते ही बाथरूम में चला गया था। फिर जब ट्रेन आई तो सबसे नजरें बचाकर सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए वो प्लेटफॉर्म पर लगे पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। विजय ने बताया। वहां क्यों? एसएचओ ने पूछा। क्योंकि उसे फोन पर बता दिया गया था कि करण किस बोगी में है, इसीलिए रतनलाल ने अनुमान लगा लिया था। फिर करण किसी भी बोगी में क्यों ना होता, रतनलाल को तो उसका काम तमाम करना ही था। आगे एसएचओ ने बोला। और उसका अनुमान सही निकला। करण ट्रेन से उतरकर बेंच पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों, पर रतनलाल के लिए ये मौका अच्छा था। उसने पीछे से करण का मफलर पकड़कर उसका गला कसकर दबा दिया और उसकी लाश को उठाकर आगे पटरी पर डालने ही वाला था। पर गश्त लगाते मनोज के वहां पर उसी समय पहुंचने से वो डर गया और मनोज से नजरें बचाकर फिर से बाथरूम में घुस गया और फिर बाथरूम से निकलकर वापस प्लेटफॉर्म पर गश्त लगाने आया था। बाथरूम में जाना उसके प्लान के तहत पूर्व निर्धारित था, ताकि सबको लगता कि मर्डर के वक्त वो बाथरूम में था। एक तरह से ये रतनलाल का कवर अप था। विजय ने कहा। वो तो दिख ही रहा है। वैसे रतनलाल ने करण को मारकर उसका फोन उसी ने गायब किया होगा? एसएचओ ने पूछा। हाँ, और कौन करेगा? विजय ने बोला। रतनलाल की जेब से गिरी उस माला का क्या राज है जिसकी वजह से उस पर पहली बार शक हुआ? एसएचओ ने पूछा। दरअसल वो माला करण की थी। करण का फोन थोड़ा डैमेज अवस्था में था, इसलिए उसने अपने फोन को बाबा जी के माला के साथ कसकर बांध कर रखा था। मनोज के वहां पहुंचने की वजह से उसने जल्दी से करण की तलाशी लेते हुए उसकी जेब से फोन निकालकर अपनी जेब में रख लिया था और इस प्रकार फोन में लिपटी वो माला भी उसकी जेब में आ गई, जो आगे जेब से फोन निकालते समय गिर गई थी, जिसे मनोज ने उठा लिया था। विजय ने कहा। ओह, वैसे प्लानिंग तो काफी तगड़ी थी, पर बच नहीं पाए। एसएचओ ने पीछे बैठे बाबा की ओर व्यंग से मुस्कुराते हुए देखकर कहा। हाँ, क्योंकि सच को तो सामने आना ही होता है, राइट? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।